खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल के मुसलमानों पर मज़ालिम के बाद हालात शदीद संगीन हो गए। फलस्तीनी अपने इलाके और वतन को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। निहत्ते और मजलूम फलस्तीनियों ने पत्थरों की मदद से इसराइली फौज का मुकाबला करना शुरू कर दिया है, जबकि गजा की पट्टी पर मौजूद मुस्लिम मुसल्लह तंजीम हमास ने इसराइल पर 400 रॉकेट फायर कर दिए, जिसके बाद हैरान कुन तफसीलात सामने आ रही हैं और इसराइली मीडिया इस पर खसूसी रिपोर्टिंग कर रहा है। हमास के इस हमले में इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा, इसकी तफसील आगे चलकर आपको बताई जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि यहूद कौम इस वक्त किस किस्म के घिनौने मंसूबे तैयार कर रही है। गुज़श्ता चंद दिनों से फलस्तीन में खूनरेज तसादुम जारी है। मशरकी यरूशलेम में शेख जारा नामी इलाके की गलियों में गुज़श्ता 10 रोज से फलस्तीनियों और यहूदी कुत्तों के दरमियान जो कशीदगी जारी है, उसका पस मंजर यहूदी आबादकारों की जानिब से फलस्तीनी खानदानों के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा है, जो एक तवील अरसे से जारी था और इसकी वजह से फलस्तीनियों को अपने ही घरों से बेदखल होने का खतरा लाक हो चुका है। इस इलाके में होटलों और कौंसल खानों के अलावा फलस्तीनियों के बहुत से मकानात और रिहायशी इमारतें भी शामिल हैं और यरूशलेम शहर का मशरकी हिस्सा, जिस पर इसराइल ने 1967 में कब्जा किया था, इसके पड़ोस में वाक़े उस इलाके पर भी अब यहूदी काबिज होने की कोशिश में है। 10 दिनों से इस मोहल्ले के रिहायशियों और कारकुनों के ज़ेरे क़यादत इसराइली आबादकारी तंजीमों की जानिब से फलस्तीनी बाशिंदों के घर खाली करने के अहकामात के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। इस इलाके के रिहायशियों का कहना है कि वो इन घरों में 1950 की दहाई से रह रहे हैं, जबकि यहूदी आबादकार ये दावा करते हैं कि उन्होंने यहूदियों की 2 अंजमनों से ये जमीनें कानूनी तौर पर खरीदी है। यहूदी आबादकारों को फायदा पहुंचाने के लिए 2020 के आगाज से इसराइली अदालतों ने 36 फलस्तीनी खानदानों को उनके घरों से इनखला का हुक्म दिया। इन खानदानों में बातनुल हवा, सलवान और शेख जारा में तकरीबन 165 खानदान शामिल हैं। इस सूरत हाल पर फलस्तीनियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी का गैर मामूली खतरा इन कुंभों के लिए इंसानियत सोच तबाही का सबब बनेगा और साथ ही यरूशलेम में अमन और इस्तेहकाम के इम्कानात पर दूर रस सियासी दबाव का सबब बनेगा। इन्हीं फलस्तीनी मुतासरीन पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी और गोलाबारी से 9 बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी हैं और उनमें से 50 को इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से मस्जिद बैतुल मक़दस पर कब्जे का सालाना जश्न, जिसे यौम यरूशलेम का नाम दिया जाता है, को मनाने से कबल ही इस इलाके में कशीदगी शुरू हो चुकी है और ये कशीदगी बढ़ती ही जा रही है और अब तक हजारों फलस्तीनी इस तसादुम के नतीजे में जख्मी हो चुके हैं, जबकि इसराइली कुत्तों ने दर्जनों फलस्तीनी मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर रखा है। यहूदियों ने इस तसादुम का जिम्मेदार मजलूम फलस्तीनियों को ठहराया और कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी दहशतगर्दी फैला रही है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ही की जानिब से बराह रास्त वीडियोज में दिखाया गया कि फलस्तीनी और इसराइली पुलिस के माबैन झड़पें हुई और इसराइली पुलिस ने निहत्ते फलस्तीनियों पर स्टैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि इसराइली पुरअमन एहतजाज का एहतराम और तहम्मुल का मुजाहिरा करे। उन्होंने मशरकी बैतुल मक़दस में मुसलसल कशीदगी, शेख जारा और सलवान से फलस्तीनी खानदानों की मुमकिना बेदखली पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसराइल पर जोर दिया है कि वो इनेदाम और बेदखली के अमल को आलमी इंसानी कानून और इंसानी हकूक के कवानीन की रोशनी में रोक दे और मुकद्दस मुकामात का तकद्दुस बरकरार रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म भी दोहराया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल के मज़ालिम इस कदर बढ़ चुके हैं कि इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया से न सिर्फ आवाजें उठ रही हैं, बल्कि इसराइल पर बड़े हमले भी शुरू हो चुके हैं। ईरान ने गुज़श्ता माह के आखिर में इसराइल पर जो हमला किया, इसके बाद से हमास नामी मुसल्लह तंजीम भी इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये तंजीम इसराइल की जानिब से बेदखल किए जाने वाले फलस्तीनियों ने तरतीब दी है और गजा की पट्टी पर इस तंजीम का मुकम्मल कंट्रोल है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की पादाश में इसराइल पर खतरनाक जवाबी वार किया है और हमास की जानिब से ये ऐलान भी किया गया कि अब इसराइल अपनी तबाही को अपनी आंखों से देखेगा। हमास के रॉकेट हमले में अस्कलान नामी इलाके में वाक़या इसराइली ऑयल रिफाइनरी और तेल पाइपलाइन तबाह हो गई।
حماس نے اسرائیل کو وارننگ دی تھی کہ شام 6 بجے تک اپنی فوج مسجد اقصی سے نکال لی ورنہ میزائل حملے کے لیے تیار رہے۔ تاہم اسرائیلی کتوں نے اس وارننگ کو سیریس نہیں لیا اور گزشتہ شام 6 بجے حماس نے تل ابیب پر 130 راکٹ فائر کر دی جنہوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی اور متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات منزل عام پر آ رہی ہیں۔ حماس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے غزہ میں ایک 13 منزلہ رہائشی عمارت کو تباہ کرنے کا جواب ہے۔ اس حملے کے خوف سے اسرائیلی پارلیمنٹ کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ حماس نے ٹینک شکن میزائل سے اسرائیلی فوجی گاڑی بھی تباہ کر دی اور اس کی تصدیق خود اسرائیلی میڈیا بھی کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے ان حملوں کے حوالے سے حیران کن تفصیلات بھی شیئر کی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے پیر کی شب سے اب تک اسرائیلی علاقوں پر 400 سے زیادہ راکٹ پھینکے گئے جنہوں نے اسرائیل کی بلند و بالا بلڈنگز کو خاصا نقصان پہنچایا اور کئی یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ پیارے دوستو، دوسری جانب دنیا بھر سے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر مظالم اور مسجد اقصی پر حملے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کی رکن یاسمین قریشی نے اسرائیلی فوج کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم بورس جانسن سے معاملے پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم بورس جانسن اس معاملے کو اسرائیلی حکام کے سامنے اٹھائیں اور فوری طور پر فوج کے پرتشدد واقعات کو رکوائیں۔ وینزویلا کے نائب وزیر خارجہ اور یورپ کے امور کے نائب وزیر یوان گل نے مسجد اقصی اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جب لوگوں کی جمہوریت پر حملہ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ خود کو انسانی حقوق کے محافظ قرار دیتے ہیں۔ اب وہ نسل کشی کے سلسلے میں خاموش ہے۔ میکسیکو کی وزارت خارجہ نے بھی مسجد اقصی اور غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ دوسری طرف ترک وزیر خارجہ چاوش اولو نے عالم اسلام کے اہم ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے مسجد اقصی پر حملے، فلسطین کی تازہ ترین پیش رفت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جبکہ اندر کی ایک خبر کے مطابق ترکی نے اپنی فوج فلسطین بھیجنے کا خفیہ منصوبہ ترتیب دینا شروع کر دیا ہے جس میں پاکستان اور ایران مکمل طور پر ترکی کی حمایت اور مدد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے جبکہ فلسطینی علاقوں میں 40 لاکھ مسلم آباد ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع میں فلسطین لبریشن فرنٹ فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم رہی ہے۔ اس عرصے میں ہزاروں فلسطینی بے گھر ہوئے جبکہ متعدد جنگیں ہوئی جن میں کبھی مصر تو کبھی اردن اور کبھی شام تو کبھی لبنان شامل رہے۔ جولائی 2006 میں اسرائیل کی لبنان کے ساتھ جنگ بھی تباہ کن ثابت ہوئی۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن عمل کا آغاز 1990 میں شروع ہوا۔ اسرائیل اور فلسطین لبریشن فرنٹ کے درمیان پہلا عبوری امن معاہدہ 1993 میں اوسلو میں طے پایا۔ اسرائیل کے پیرس شمون کو اس معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے پر 1994 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ فلسطین کی جانب سے محمود عباس نے اس معاہدے کے حوالے سے سرگرم کردار ادا کیا تھا۔ تاہم اب ان تمام معاہدوں کو توڑتے ہوئے اسرائیلیوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس مسلم حکمران میں اتنی جرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی افواج فلسطین میں اتارے۔ اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔